हाँ भाई। अरे आवाज तो बढ़ा। क्या कर देता है मेरे से आवाज कर दिया। हाँ। गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ रहे थे? जलवायु पढ़ रहे थे? देखो कि राजस्थान की जो जलवायु है इसके बारे में अपने को पढ़ना है। और जलवायु में आपको ये कि हम जलवायु किसे कहते हैं, राजस्थान की जलवायु के बारे में हमने लिखा कि राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है। शुष्क नहीं, हाँ, शुष्क से उपादरे मानसूनी प्रकार। उपादर मानसूनी प्रकार की जलवायु। ये तो अपने राजस्थान की जल, जिसमें ये भी आपको पश्चिमी राजस्थान की जलवायु और पूर्वी राजस्थान है, दोनों में क्या है, यानी एक समान है या अलग अलग प्रकार की? कि पश्चिमी राजस्थान की जलवायु और पूर्व, यानी पश्चिमी राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है? शुष्क जलवायु। यहां उच्च तापमान, यानी जो उच्च दैनिक और वार्षिक तापांतर पाया जाता है, इसके साथ में अल्प वर्षा, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, न्यून वर्षा है, ये हम कह सकते हैं। और इसके साथ में ही गर्म शुष्क क्या चलती है? लू, धूल भरी क्या है? आंधी। उनसे युक्त कौन सी यानी जो जलवायु है? शुष्क। जबकि पूर्वी भाग आता है, उसमें किस प्रकार की जलवायु है? उपादल। और पूरे भारत की जलवायु किस प्रकार की है? मानसूनी। वो शब्द तो जोड़ना ही पड़ेगा। क्यों मानसूनी शब्द जोड़ते हैं बताओ? वर्ष भर कौन सी पवने होती है? मानसून। पूरे वर्ष ही मानसून रहता है अपने। अपन मानसून किसको मानते हैं? बरसात होती है उसको। जबकि हर पूरे वर्ष ही क्या रहता है? मान। बस अंतर इतना है, एक सूखा है और एक आला है। आला का मतलब गीला है। एक में बरसात होती है, एक में बरसात ही नहीं होती। अंतर यही है। बाकी पूरे वर्ष ही हम मानसून में ही रहते हैं। मानसूनी पवने कितनी बार बदलती है? कितनी बार? कम से कम 2 बार, ज्यादा भी 2 बार तो बदलेगी बदलेगी। एक बार जल से स्थल की ओर और एक बार स्थल से जल। तो दोष अपना भी नहीं, अपन भी चाहिए जब बदल जाते। जलवायु का प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? हाँ, चाहे जब झूठ बोल लेते हैं, चाहे जब सांच बोल लेते हैं, है ना, अगले से शर्त लगा करके भी बदल जाते हैं ना। तो ये जलवायु है भाई साहब। हाँ। ये इजराइल वाले नहीं रुक रहे। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं, यानी इसमें सबसे पहला कारक अपन ने क्या लिखा था? अक्षांश। और अक्षांश है कि हमारा जो राजस्थान है, यानी इसका अधिकांश जो भाग आता है, यानी वो कौन से कटिबंध में आता है? शीतोष्ण। नाम ही शीतोष्ण दे रखा है, इसका मतलब सर्दी और गर्मी दोनों है। जबकि जो दक्षिणी भाग अपन देख रहे हैं, ये कौन से कटिबंध में है? उष्ण। ये उष्ण कटिबंध में है। और ये कौन से कटिबंध में है? शीतोष्ण। इसका मतलब यहां पर शीत ऋतु भी कठोर होती है और ग्रीष्म ऋतु भी क्या होती है? कठोर। यहां पर शीत ऋतु में तापमान -3 से 5 डिग्री चला आता है, यहां +49 होता तो ज्यादा है, लेकिन दर्शाते इतना ही है 49 डिग्री। मौसम विभाग को सख्त आदेश है 49 से ज्यादा नहीं दर्शाना है।
इसे लोग जीतते हैं उम्मीद में कभी ना कभी तो 50 होगा, और एकदम से 50 दर्शा दिया तो लोग कई बेहोश हो जाएंगे। हाँ, मजाक नहीं है। किसी भी वस्तु खरीदने के लिए जाते हो, उसकी कीमत कह दे कि 1000 रुपये लूंगा, है मैं नहीं दूंगा 1000 रुपये, उसके 9 बस मात्र 999, अच्छा 999 ठीक है। फिर उससे आदमी की क्या है, एकदम से लेवल डाउन हो जाता है। ऐसे ही मौसम विभाग है, तापमान आज का टेम्परेचर रहा 49 डिग्री का है, बस 49 ही रहा है, 50 होगा कभी ना कभी। और ये होगा आज तापमान हुआ 50 कईयों के तो उड़ गए पंखे रुई। हाँ यही तो होता है, 50 होता है बहुत बार, 51 तक जाता है, लेकिन उस दिन नहीं बताया आता है, आज से 10-15 दिन बाद बताया आता है। इस महीने का सबसे गर्म दिन रहा था 9 जून, तब तक अपन 9 जुलाई में बैठे हैं यार, 9 तो आनंद ही नहीं ले पाए उसका, है ना, आनंद नहीं ले। आप सोचिए जब पेट्रोल डीजल की कीमत 100 रुपए से कम थी तो हर दिन उम्मीद थी अभी तो 100 से कम, यार 100 होगा उस दिन तो पेट्रोल डीजल अलग रंग का आएगा। और 100 होने के बाद में लोगों ने 100, जब तक 100 नहीं हुआ था तब तो कह रहे थे महंगाई महंगाई, पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, वो महंगा हो रहा है वो। 100 होने के बाद 108 110 होने के बाद उम्मीदें ही खत्म, महंगा नहीं वो तो सस्ता हो गया। कोई रोड़ा बेदा सुना कहीं पर आपने? और जब तक 100 का आंकड़ा नहीं हुआ था तब तक सब आंदोलन कर रहे थे, 100 होने के बाद में नहीं, जिज्ञासा ही खत्म हो जाती है बात। इसलिए मौसम विभाग कितना दर्शाता है उनसे, हीट वेव स्टार्ट हो जाती है 46 डिग्री के बाद। हमारे यहाँ हीट वेव 50 के बाद मानेंगे। कोलतार की सड़कों पे पानी छिड़कना पड़ता है 50 डिग्री होने का मतलब ये है। यहाँ पीने के लिए तो टाइम पे मिल जाए, गर्मियों में वही बहुत है, उसकी किल्लत रहती है ना, पानी की कमी है, इसलिए अपन 49 ही दर्शाएंगे। 49 के बाद में ये आता है कि आज तापमान अधिक होने की वजह से थर्मामीटर ऐसे डाउन करके, जैसे थर्मामीटर ही पिघल गया बेचारा। अखबार में फोटो आती है ऐसे, आप देखोगे तब। तो ये सारी चीजें क्या होती है, मौसम विभाग है यानी उसमें दिखाई जाती है सारी की सारी चीजें, है ना। तो अक्षांश है यानी इसके बारे में अपन, तो अब देखो यहां शीत और उस, इधर आपको मैंने बताया कि अधिक, जैसे पूरे वर्ष भर ही उच्च ताप रहता है पूरे वर्ष। ये मैं आता हूं तब भी आते हैं, पहले आते हैं, मैं आ रहा हूं तब भी है, इसका मतलब कोई ना कोई पापी है हम में से, या तो मैं पापी हूं या नहीं, आपको कोई ना कोई तो गड़बड़ है मैं हो ना कोई ना कोई तो गड़बड़ है। वो मानसरोवर यात्रा की कहानी सुनी आपने? 5 दोस्त थे, मानसरोवर यात्रा पे गए हुए थे, और जैसे मानसरोवर के पास में पहुंचे तो भयंकर बादल, मौसम खराब, हाल बेहाल, कड़कड़ाती हुई बिजली, मतलब कुछ नहीं दिख रहा है, और लगातार कंटिन्यू क्या हो रही, बरसात, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, मानसरोवर नहीं पहुंच पा रहे हैं, मरेंगे, ये जल प्रलय होने वाली स्थिति है। उनमें से फिर कहा अपने में से कोई ना कोई एक तो पापी है, निश्चित रूप से एक क्या है, पापी, और उस पापी के चक्कर में सब मरेंगे, उसके चक्कर में क्या मरेंगे, सारे जल में डूब के। इसलिए उस पापी की पहचान कैसे की जाए, तो कि वो एक पेड़ है, उस पेड़ के वो हाथ लगा करके आएगा, और जो पेड़ के हाथ लगा करके वापस अपने तक पहुंच गया, इसका मतलब वो तो पापी है नहीं, उस पर बिजली गिरेगी नहीं, है ना। चलो करो स्टार्ट। अब एक गया, जाकर के सकुशल वापस लौट के आ गया, दूसरा गया वो भी लौट के आ गया, तीसरा गया वो भी आ गया, चौथा भी जाके आ गया, 5वां रह गया, वो उनकी तरफ देखे, इसका मतलब क्लियर हो गया पापी कोड। 5वां क्या है, ओके मैं नहीं जाऊं, अरे क्या तुम हमें मरवाएगा यार, तू नहीं जाएगा, उसको गालियां निकालना शुरू कर दी, ये तू जा जा, मैं नहीं जाऊंगा किसी भी हाल, के यार तू पापी तू है, दिख रहा है, तू मरेगा और हमें और मरवाएगा, वही तो बात है। उसको बेचारे को धक्का दे करके जबरदस्ती निकाल दिया। जैसे ही उसने पेड़ को ऐसे स्पर्श किया, इतनी भयंकर बिजली कड़की,
बहुत ज्यादा भयंकर, कुछ भी नहीं दिखा, और उन चारों को ऊपर जाके गिर गई। पापी कौन थे? ये पहले हम पढ़ा करते थे, तब चलती थी मानसरोवर यात्रा, कसौटी ऐसे था उसका, कसौटी की पाठ का नाम हुआ करता था कसौटी। तो ये जो अब इसमें आपको दूसरा बताया कि यहां वर्ष भर तापमान अधिक, अधिक का मतलब पूरे वर्ष लगभग 40 डिग्री तापमान रहता है। शीत ऋतु होती नहीं है इधर, अपना दक्षिणी भारत है ना, इसमें कभी भी शीत ऋतु नहीं होती। तुम कहीं कई बार जैसे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मुंबई चले गए और यहां से रजाई लेके चले गए, लोग हंसेंगे वहां पर, है ना। वहां पर कभी भी क्या नहीं होती है, सर्दी। इसलिए वर्ष भर यहां उस अधिकतम तापमान 40 डिग्री, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री। पूरे वर्ष पंखे और एसी चलती है, कभी बंद नहीं होते। बस जनवरी का महीना होता है, रात को 2 बजे बाद एसी बंद कर देते हैं, बाकी पंखा चलता ही रहता है, पंखा कभी बंद नहीं होता है वहां पर। अब देखिए तापांतर आपको देखना है, ये है एक क्षेत्र और ये बताइए यहां तापांतर कितना है। ये वार्षिक चीज, ये बताइए तापांतर कितना है। कितना डिग्री है? 52 डिग्री हो गया, जुड़ेगा ये। इसका तापांतर कितना है? कितना डिग्री हो गया? 15। अब बताइए अधिक तापांतर कहां पर हुआ, कौन से भाग में हुआ? अरे उत्तरी राजस्थान में या दक्षिणी राजस्थान? उत्तरी राजस्थान में तापांतर क्या पाया जाता है? अधिक पाया, अधिक तापांतर, चाहे वो दैनिक हो चाहे कौन सा हो, वार्षिक। और यहां पर कैसा तापांतर होगा? न्यूनतम तापमान। अब बताओ ये कौन से अक्षांश है, उच्च अक्षांश है या निम्न अक्षांश? बताओ। उच्च अक्षांश का जिनका मान अधिक होता है वो कौन से अक्षांश होते हैं? उच्च अक्षांश। और ये 23.5 से कम वाले, इनका मान कम है, जिनका मान कम होता है वो कौन से अक्षांश होते हैं? निम्न अक्षांश। तो हमारे राजस्थान है, यानी यहां पर अधिकांश राजस्थान में तापांतर कैसा पाया जाता है? उच्च पाया जाता है। दक्षिणी भाग है उसमें तापांतर क्या पाया जाता है? यहां दिन बहुत अधिक गर्म, रातें भी क्या होती है? ठंडी, दैनिक तापांतर भी अधिक मिलेगा। यह तो एक कारक था जो शायद अपन ने लिख लिया था ना, लिखा था या नहीं लिखा था? दूसरा, हाँ, तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि राजस्थान में जैसे 33 जिले हैं, अब कितने हो गए? 50। अरे 53 नहीं हुए, कहां हो गए 53? तेरे जैसे वो डफा बना के चले गए, वही बात है ना। 50 जिले हैं। कितने जिले हैं? 50। और उन्हें 50 जो जिले हैं, यही उन सब का तापांतर समान होगा या असमान होगा? क्योंकि सभी समान अक्षांशीय स्थिति में नहीं। दूसरा प्रभावित करने वाला कारक है समुद्र तल से ऊंचाई। कि दूसरा जो भाग आता है वो समुद्र तल से ऊंचाई। अब देखो समुद्र तल से ऊंचाई है, जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊंचाई की ओर जाते हैं तापमान कम होता है। जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई की ओर जाएंगे तो तापमान क्या होगा? कम। तापमान गिरने की औसत दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर, कि तापमान गिरने की जो औसत दर है प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तापमान गिरने की औसत दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तापमान गिरने की इस दर को सामान्य तापहांस दर कहते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट के नाम से जाना आता। हाँ, कि सामान्य क्या कहते हैं? तापहांस दर है, नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट है, यानी इसके नाम से जाना आता है।
कि समुद्र तल से जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाएंगे तापमान कम होता है। तापमान गिरने की औसत दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड है। तापमान गिरने की इस दर को क्या कहते हैं? सामान्य तापहांस दर। इसका मतलब इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो प्रदेश जितना अधिक ऊंचा होगा उसका तापमान कम होगा या अधिक होगा? क्या होगा? कम होगा। आपको मैंने उच्चावच बताए थे, राजस्थान के सभी जिलों की ऊंचाई समुद्र तल से समान या असमान? राजस्थान को कितने उच्चावचों में विभाजित किया गया? कितने उच्चावचों में? 5 उच्चावचों में क्या किया गया है? विभाजित किया गया। अब जैसे सामान्य तापहांस दर आता है अब यार ये बड़ा एक है कि ऊंचाई की ओर जा रहे हैं तापमान कम हो रहा है। जम थोड़ी रहा है, नहीं जम रहा। ऊंचाई की ओर तो तापमान क्या होना चाहिए? कम या ज्यादा? ज्यादा ही होना चाहिए, लेकिन कम हो रहा है। देख लो, चाहे पर्वतों पे बर्फ जमती है, धरातल पर थोड़ी जमती है। बर्फ कहां जमती है? बर्फ का कब जमेगी? तापमान क्या होगा? कम होगा, तब भी क्या है? बर्फ जमती। ये तो गलत काम है, प्रकृति का अजब तरीके का गेम हो रहा है। क्यों होता है ऐसा? एक्चुअल यही सही है। ये जैसे हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण है जिसको अपन वायुमंडल कह देते हैं। और इस वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत महत्वपूर्ण गैस है हमारे लिए। अपन सोचते हैं यार ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होनी चाहिए, ये काम की है, लेकिन ये ज्यादा हुई अति तो हर चीज में गड़बड़ है। ऑक्सीजन भी अगर ज्यादा हो जाए तो हम जलेंगे। अगर नाइट्रोजन से ज्यादा क्या हो जाए? ऑक्सीजन। जैसे 78.08% अपन क्या है? नाइट्रोजन। 20.95% यानी लगभग 21% क्या है? ऑक्सीजन। ये बहुत सही है। अगर उल्टा कर दें तो प्रत्येक वस्तु तेजी से जलना शुरू हो जाए। मान लीजिए इस कमरे में अचानक ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो जाए तो फिर दफड़का बोलेगा अपना। लेकिन कोई खास बात नहीं, इतने एक साथ जलेंगे, वो भी जल रहा है, वो भी जल रही है, मैं भी जल रहा हूं, वाह क्या मजा है, जलने का आनंद लेंगे उससे। अति अर्ज गए ना, अकेला मैं जलूं तब तो दुख होगा ना, लेकिन इधर भी जा रहा है, वो भी जा रहा है, जाने दो, सब भी चल रहे हैं, कोई खास बात नहीं है ना। तो ये अब क्या है कि जैसे ये CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हरित गृह प्रभाव बनता है जिसको ग्रीन हाउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस, हरित गृह प्रभाव। इसको हिंदी में अपन बोल देते हैं, यानी हरित गृह प्रभाव। अगर ये नहीं होता तो ये नहीं बनेगा। अभी जैसे यहां पर सूर्य है, अंतरिक्ष वायुमंडल से ऊपर फिर अंतरिक्ष हो गया, जैसे पृथ्वी है वायुमंडल है और फिर क्या है? अंतरिक्ष है। ये जो सूर्य है लगातार अंतरिक्ष में अपना क्या है? प्रकाश फैलाता रहता है। यहां पर अपन देख रहे हैं कि जो ये यहां पर सूर्य की किरणें धरती तक आ रही, और धरती तक इनको कौन आने देता है? ये वायुमंडल। वायुमंडल को भाई अंतरिक्ष से ये किसको पार करके आती है? धरती तक पहुंचने के लिए इनको किसको पार करना पड़ेगा? वायु। और वायुमंडल क्या है? गैसों का मिश्रण है जिसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, सभी प्रकार की क्या है। अब बताओ, सूर्य की जो किरणें हमारी पृथ्वी तक पहुंचती है उनको क्या बोलते हैं? बोलो। पराबैंगनी किरणें। तुम जिंदा रहते पराबैंगनी आती तो? अरे डफो, मतलब जैसे आपके घर मकान है, उसमें खिड़की है और उस खिड़की से सूर्य की किरणें आ रही है, तो तुम कहते हैं बंद कर, पराबैंगनी आ रही है वो, ऐसे कहते हो कभी? अरे
पराबैंगनी किरणें आती है। अरे सूर्य की किरणें ही बोलते हैं डफो। कितनी बार, 3 बार मैं बोल चुका सूर्य की किरणें धरती तक आ रही है, फिर भी कह पराबैंगनी किरणें। अच्छे से इसको लिख सकते हो सौर विकिरण, कहीं भी टिका दोगे तुम। जबकि पराबैंगनी किरणों को ओजोन गैस रोक लेती है। तो ये क्या कहलाती है? सौर विकिरण। ये वायुमंडल को पार करते हुए हमारी पृथ्वी तक आती है और पृथ्वी की सतह से टकराती है। किससे टकराएगी? पृथ्वी की और टकरा करके वापस ऊपर उठती है। जैसे ये ऊपर उठती है तो इनको क्या बोल दिया आता है? पार्थिव विकिरण। परावर्तित नहीं, हां, कौन सी विकिरण बोलते हैं? पार्थिव। ये पार्थिव विकिरण कहलाती है। आने वाली किरणों से कभी भी हम गर्म नहीं होते हैं, हम होते हैं जाने वाली किरणों से। ये पार्थिव विकिरणें हैं, यही हमारी धरती को और वायुमंडल को क्या करती है? गर्म करती है। जो सौर विकिरणें आई है उनसे कुछ नहीं होना, पृथ्वी से टकरा करके जैसे ये वापस ऊपर उठती है, इन्हीं से क्या है, यही जो धरती पर तापमान बना रहता है, इन्हीं से हमारा वायुमंडल गर्म। अब बताओ, सतह से टकरा करके जैसे जैसे ये ऊंचाई की ओर जाएगी तो ये कमजोर होगी या शक्तिशाली होगी? क्या होगी? कम। जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाएगी तो तापमान क्या होगा? कम होगा। तो पार्थिव विकिरणों से इसीलिए यह है कि जो प्रदेश समुद्र तल से अधिक ऊंचा होगा उसका तापमान कम होगा या अधिक होगा? तापमान क्या होगा? कम। तापमान कम होता जाए। अब वर्तमान में क्या है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड पहले जैसे यहां तक ही थी, अब कार्बन डाइऑक्साइड अगर यहां तक आ गई तो यहां नीचे तापमान और ज्यादा हो जाएगा। ये इनको बिल्कुल ही क्या नहीं उठने देगा, ऊपर ही उठने। तो कार्बन जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की परत जितनी ज्यादा मोटी होगी ना, उतनी पार्थिव विकिरणें धरती के पास ही क्या रहेगी? ज्यादा। धरती के पास ज्यादा रहेगी तो धरती का तापमान बढ़ेगा या घटेगा? उसी को ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। वही क्या कहलाता है? यानी ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना आता है। अब बताइए, जैसे जैसे आप समुद्र तल से ऊंचाई की ओर जाएंगे तापमान बढ़ेगा या घटेगा? है? तापमान है घटेगा। और इसका मतलब राजस्थान के सभी जिलों का तापमान समान है या असमान? समान या असमान? क्यों है असमान? ऊंचाई समान है या असमान है? ऊंचाई क्या होगी? चलो, अब बात ये हम कर रहे हैं कि इसका मतलब जो प्रदेश समुद्र तल से अधिक ऊंचाई पर होगा, जो प्रदेश समुद्र तल से क्या होगा? अधिक ऊंचाई, उसका तापमान क्या होता है? अधिक होता है। कम या अधिक? तापमान क्या होगा? कम। जैसे कौन सा हो गया? माउंट। ये जैसे राजस्थान है, चलो मुझे ये बताइए कि राजस्थान, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान का तापमान अधिक होगा या फिर दूसरा दक्षिणी एवं दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, तापमान किसका ज्यादा होगा? ये बताइए दोनों, तापमान ज्यादा किसका होगा? क्यों होगा उत्तरी पश्चिमी राजस्थान? ऊंचाई क्या है? कम। दक्षिणी राजस्थान का तापमान कम रहेगा या अधिक रहेगा? तापमान क्या रहेगा? क्योंकि इसकी समुद्र तल से ऊंचाई क्या है? तभी तो आपको मैंने बताया था यहां अधिकतम 50 हो जाता है, यहां क्या नहीं रहे, 40 ही रहता है। कितना रहता है? लेकिन वो परमानेंट रहता है पूरे वर्ष। क्या है? यहां तो डगू पचू हो जाता है ना। हाँ सर। तो ये जो प्रदेश समुद्र तल से अधिक ऊंचाई पर होगा उसका तापमान क्या होता है? कम होता है। जैसे माउंट राजस्थान का अधिकांश भाग, अब देखिएगा, हां, कि राजस्थान का अधिकांश भाग बताओ 300 मीटर से कम ऊंचाई पर है या अधिक ऊंचाई पर? राजस्थान का अधिकांश भाग 300 मीटर से कम ऊंचाई पर है या अधिक ऊंचाई पर? कम ऊंचाई पर। कितना परसेंट बोलो? आपको मैंने बताया था 51%, 150 से 300 के बीच ही है। उससे भी नीचे कितना परसेंट है? 11।
कितना परसेंट हो गया? 62% भाग ऐसा है जो 300 मीटर से कम, इसमें 70 और जोड़ देते हैं। राज्य का अधिकांश भाग 370 मीटर से कम ऊंचाई पर, कि राजस्थान का अधिकांश भाग है 370 मीटर से कम ऊंचाई पर स्थित है। इसी कारण वर्ष भर राज्य का तापमान क्या रहता है? अधिक रहता है। अब एक चीज आपको यह भी बतानी है कि वर्ष भर तापमान अधिक रहने का कारण यही हो गया कि राजस्थान का अधिकांश भाग है 370 मीटर से क्या है? कम ऊंचाई पर। एक ही अक्षांश है। एक चीज तो क्लियर हो गई कि क्या राजस्थान के सभी जिलों का तापमान समान है या असमान? इसका कारण क्या है? समुद्र तल से ऊंचाई। तापांतर का कारण अक्षांश होगा, तापमान का कारण क्या होगा? समुद्र तल से ऊंचाई। सबका अब तो एक ही अक्षांश है, उस पर 3 शहर है। एक ही अक्षांश, उस पर कितने शहर हैं? 3। और उन तीनों का जैसे मैंने नाम लिखा कि एक लिख दिया जालोर, एक माउंट आबू लिख दिया, एक मैंने लिखा है कोटा। ये 3, क्या तीनों ये एक ही अक्षांश पे हैं? और अक्षांशीय मान अपन ने लिख दिया जैसे 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। बताइए तीनों का तापमान समान या असमान है? समान होगा या असमान? सबसे कम तापमान किसका होगा? क्यों है? ऊंचाई क्या है? सबसे कम किसका होगा? जालोर का। क्यों बताओ? नीचाई, नीचाई कोई शब्द होता है कि नीचाई? कम ऊंचाई बोलना है यहां। ऊंचाई और इसकी क्या है? नीचाई। कहीं देखा नीचाई शब्द लिखा हो? नीच तो फिर भी लिखा मिल जाए, नीचाई लिखा हुआ मिलेगा? अरे हिंदी की भी तुम क्या कर देते हो, कई बार खींचड़ी बना देते हो। हिंदी की बिंदी मत बनाया करो। तो अब तीनों का चलो आपको यह है कि इनका तापमान का आरोही क्रम बनाना है। टेम्परेचर का कौन सा क्रम बनाना है? बताओ सबसे पहले कौन सा है? आरोही का मतलब क्या होता है? कम से ज्यादा या ज्यादा से कम? तो पहले कौन सा आएगा? माउंट आबू लिख दो। इसके बाद कोटा या जालोर? कोटा। कोटा के बाद कौन सा हो गया? जालोर। तो अगर एक ही अक्षांश पर 3 शहर, और जैसे मैंने 3 शहरों के नाम लिखे, एक ही अक्षांश पर 3 शहर हैं। एक का नाम है श्री गंगानगर, एक हमने लिख दिया अंबाला, और एक शिमला लिख दिया। बताओ तीनों का तापमान समान या असमान? सबसे कम तापमान किसका होगा? क्यों जी? क्या है? ऊंचाई अधिक है। सबसे ज्यादा किसका होगा? किसका होगा? गंगानगर, क्योंकि ये 150 से कितने में आ रहा है? 300 मीटर है, यानी इसी में आ रहा है। इसका मतलब एक ही अक्षांश पर स्थित विभिन्न शहरों का तापमान क्या नहीं होता है? समान नहीं। समान नहीं होने के पीछे कारण क्या है? समुद्र तल से उनकी ऊंचाई क्या नहीं है? समान। तो जो प्रदेश जितना अधिक ऊंचा होगा, जैसे जनवरी का महीना है, दूसरा उदाहरण अपन ने लिखा, जनवरी का महीना है और एक ही अक्षांश पर एक शहर है आगरा और दूसरा शहर है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग नहीं, कौन सा है? दार्जिलिंग। जनवरी का महीना है, इस जो आगरा है इसका टेम्परेचर है 17 डिग्री सेंटीग्रेड और जो दार्जिलिंग है इसका तापमान है 3 डिग्री सेंटीग्रेड और एक ही अक्षांश पर है, एक ही महीना, एक ही तारीख है, फिर भी तापमान अलग अलग। क्यों है? ऊंचाई समान या असमान? किसकी ऊंचाई ज्यादा है और कम किसकी है?
तो इसका मतलब स्पष्ट यह हो गया कि दार्जिलिंग है यानी वो कहां पर स्थित है, पर्वतीय क्षेत्र में। और आगरा कौन से क्षेत्र में है? तो इसका पर्वतों की तुलना में फटारों का तापमान कम या ज्यादा? पर्वतों की तुलना में फटारों का तापमान कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा। और फटारों की तुलना में मैदानों का तापमान क्या होगा? इसका मतलब सबसे कम तापमान किसका होता है? पर्वतों का। मैदानों का तापमान क्या होता है? ज्यादा होता है। अपना थार का मरुस्थल मैदान ही है, उत्तरी पश्चिमी रेतीला मैदान। तो ये इससे स्पष्ट है कि तापमान समान नहीं हो। ये अपने ऊपर भी लागू होता है। मैंने कहा जलवायु अपने को प्रभावित करती है, बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। जो जितना ऊंचा होगा, समझ रहे हो, जो जितना क्या होगा ऊंचा, उसका तापमान कम होगा या अधिक होगा? तापमान क्या रहेगा? कम। और जो जितना नीचा होगा, नाटे प्रवृत्ति का, छोटे कद का होगा, उसका तापमान क्या होगा? ज्यादा होगा। उसको बार बार गुस्सा आता रहेगा, तड़पड़ाता रहेगा। हाँ, और जो ऊंचा होगा उसके कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो उसके टेंशन ये रहता है कहीं बर्फ नहीं जम जाए। देखिए आप, जो छोटे वो कद के होते हैं ना, देख लिया, मजाक नहीं है, वो चलते हर चीज के लिए लड़ना शुरू कर देते हैं। कई बार बैग है, मेरा बैग क्यों है, ये जगह मेरी है, वो इतने ना ऐसे करते हैं ना। उनको कहा करो तेरा दोष नहीं है, जलवायु का दोष। ऐसे लगता है जैसे वो अभी तोड़ देगा, फोड़ देगा वो, है ना। उस पर ढंग से हाथ रख दे तो वो ऐसे करना शुरू कर दे। तो वो उसका दोष नहीं है, किसका दोष है? जलवायु का दोष है। क्योंकि वो धरती की जो लपटें निकल रही है ना, बेचारा उसमें झुलस रहा है। मेरे तक पहुंचेगी तो कमजोर हो जाएगी वो। सही है गलत है? सही है ना। तो ये वास्तविक का मजाक नहीं, अभी चेक कर लेना। अब जब भी छोटे वालों को गुस्सा आए ना, तो उसको ये कह देना, देख देख तेरा दोष नहीं है। किसका दोष है? जलवायु का दोष। जो छोटे कद के होते हैं ना, उनको आपको अभी कईयों के और उदाहरण भी आएंगे, ध्यान रखिएगा। ये समझ गए मेरी बात? क्यों ये मूल चीज ये है। ग्रीन हाउस इसी को बोलते हैं, इसी से ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में हमारी धरती। तो जो जितना ऊंचा होगा उसका तापमान उतना ही क्या होगा? कम होगा। और जो कम ऊंचाई धरती के जितना निकट होगा, वहां पर तापमान क्या होगा? अधिक हो। तो लिखिएगा आप। कई ऐसे गौर से देख रहे हैं, कहीं इस पे बर्फ जमने वाली है। न मेरे ऊपर बर्फ जमने वाले, न तुम पिघलने वाले। कौन सा आइसलैंड? वो तो अंडमान निकोबार में है। जारवा और साम्पेन जनजाति के लोग निवास करते हैं। वो जनजाति के लोग हैं, वो शिकार कर लेते हैं, नरभक्षी हैं। आज भी जो डिस्कनेक्ट हैं, आदिम जनजातियां, ये इनका कहने का मतलब कि सर एक जयपुर जो भारत में ऐसा आइलैंड है वहां पर लोग नहीं जा सकते। जाते हैं लेकिन कस्टडी में जाते हैं, वहां प्रोटोकॉल लगते हैं, उसके तहत आप जा सकते हो। जारवा और साम्पेन जनजाति के लोग हैं। तो वो लोग आप जाओगे ना, तो वो ये सोचेंगे कि ये हमें मारने के लिए आए हैं, इसलिए वो आपको पहुंचने से पहले आपको ही टपका देंगे। ऐसी बहुत जगह है दुनिया में, बहुत है, इतनी ज्यादा। वो आदिम, और वो आदिम यहाँ क्यों है? आप हमारे इधर उदयपुर में जाइए ना, कोटड़ा में, अब तो बहुत ठीक हो गया। नहीं, वहां पर भी शाम के समय अगर आवाज देर फिर निकल गया तो आर पार, हाँ, आर पार निकाल देते हैं ना। तो वही ऐसे ही हैं जो अंडमान निकोबार है, उसके कई सारे जो छोटे द्वीप है ना, उन पर कई जनजातियां रहती। लिखो समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई। तो लिखो समुद्र तल से ऊंचाई की ओर ही
समुद्र तल से ऊंचाई की ओर तापमान कम होता है। समुद्र तल से ऊंचाई की ओर तापमान कम होता है। तापमान गिरने की औसत दर है। तापमान गिरने की औसत दर है प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर ही प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड है। तापमान गिरने की इस दर को तापमान गिरने की इस दर को सामान्य तापहांस दर सामान्य तापहांस दर हाँ नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट सामान्य तापहांस दर कहते हैं। क्या बोल दिया आता है? सामान्य तापहांस दर कहते हैं। अब ये प्रति 165 मीटर की ऊंचाई है, यानी इस पर कितना तापमान होता है? ये और भी बन सकता है। ये लो 1000 मीटर की ऊंचाई पर कितना हो जाएगा? 6.5 डिग्री कम हो जाएगा। ये भी सामान्य तापहांस दर। तुम्हारी क्या है कि तुम एक ही जगह चलते हो, जो लिखवा दिया उसको रट्टा मार लेते हो, लिखवाए हुए में से नहीं आते। समझ गए? हाँ, उन्हीं से इर्द गिर्द आएंगे। तुम सोच रहे हो लगे लिखवाया हुआ है, तो जो लिखवा रहा हूं वो तो अगला पेपर बनाएगा, वो तुम्हारे नोट्स की फोटोकॉपी करा के वही ले लेगा। उसको पता होता है ना क्या पढ़ाया हुआ है, और उसको पता है ये तोते की तरह रटेंगे। मैंने 165 लिखा है, वो ये लिख देगा प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर तापमान कितना कम होता है। यह सामान्य तापहांस दर कौन सी है? तो वो 165 वाली नहीं, ये क्या केल्विन दे देगा, फारेनहाइट दे देगा, कुछ भी कर देता है। तो ये सब चीजें समझने की होती है। तभी तो आजकल मैं कभी वो शाम को 4 बजे वाला क्वेश्चन डालता हूँ, चेक करने का है तो हाँ, कहीं तो गूगल पे सर्च करते हैं कि गूगल पे उसका आंसर मिल जाए, नहीं मिलेगा। एक का मिलेगा, एक दिन मिलेगा, दूसरे दिन नहीं मिलेगा। वो बीच में फिर वापस तो गूगल पे सर्च करने वालों को भी देखे। तो ये पढ़ना है, वो पढ़े बिना नहीं हो सकता कोई भी चीज, है ना। इतने में मैंने देखा था ये लड़का था, इसका आंसर सही था, 43 डिग्री उसने वो आंसर दिया था। मुझे भी अचंभा हो गया यार, इसका मतलब कुछ टैलेंट तो है। पहला आंसर ही था इसका, फिर धीरे धीरे 1 2 3 ने दिया, 99.5% से ज्यादा गलत थे। आपतन कौन पूछा, छोटी 3री 4री 5वीं क्लास की है। फिर इसको भी मैंने पूछा तो भाई तूने उत्तर कैसे दिया, तो पता चला कि अपनी एजुकेशन का जो सिस्टम आज भी थोड़ा थोड़ा सा बचा है, कि ये केवी का स्टूडेंट रहा है, केंद्रीय विद्यालय, वहाँ पर आज भी ठीक होती है पढ़ाई। सैनिक स्कूल है, यानी उनमें भी क्या है ठीक। बाकी वाले में तो अपने शिक्षा का वो बट्ठा बिठाया है। छोरों का हाल, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं ना, जो सुबह लिविंग स्टैंडर्ड तो उनका शानदार है। चिल्लू चिल्लू गाजरी टमाटरी टाइप के बच्चे सुंदर सुंदर जाते हैं, टाई टुई लगा करके जाते हैं ना। चिल्लू चिल्लू ये गाजरी गाजरी ऐसे लगाया, या कितना सुंदर बच्चा है वो इधर ना। और टाई उसके 6 दिन स्कूल लगती है या 5 दिन लगती है, तो 5 तो ड्रेसें हैं उसकी, अलग अलग दिन की अलग। आजकल तो ड्रेसों का भी माहौल बिगाड़ दिया, थोड़े पजामे पहन के जा रहे हैं। वही तो बात, अच्छे वाले स्कूल है ना जो, हाँ उनमें पजामा टी शर्ट उसमें जा रहे हैं। हम जाते थे गुरुजी कूट दिया करते थे, वही तो बात है ना। तो ऐसा शिक्षा का भट्ठा बिठा दिया, और उन छोरों को कुछ नहीं आता। देखते हैं तो इतने सुंदर लगते हैं वो, जिसकी कोई हद नहीं है। आता उनको कुछ नहीं है, 9वीं 10वीं 11वीं में पढ़ रहे हैं, भट्ठा बैठा पड़ा है बच्चे। इसीलिए जवाहर नवोदय के और केवी के बच्चे बहुत टैलेंट होते हैं, सैनिक के और ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। ये 3 स्कूल हैं, इनमें एडमिशन नहीं होते हैं इतने आसानी से। हर चीज़ उनको प्रैक्टिकली करवाई जाती है, इसलिए वो बच्चे उस माहौल में रह पाना, क्योंकि उनको घर वालों से भी दूर रखा जाता है। छुट्टियां गिनती के कितने लोग हैं तुम्हें केवी नवोदय के? आप ही हो ना।
आप केवी के हो ना? आप नवोदय के या केवी के? नवोदय के है ना। तो बहुत ज्यादा रखा आता है उनको एकदम से ही, हर चीज में दिखा। अपने वालों का बहुत बुरा हाल है। इसलिए जो छोटे बच्चे हैं, तुम्हारे तो नहीं है लेकिन भतीजे भाई वगैरह, उनको संभालते रहा करो। दो फायदे होंगे उससे, आपकी पढ़ाई भी ठीक होगी, उनकी पढ़ाई भी क्या होगी, ठीक। स्कूल के भरोसे डाल दिया, कुछ नहीं होना, सारा मामला डफा बैठा हुआ है एकदम से। तो ये वही चीज थी, कोई दूसरी नहीं है। तो ये पार्थिव के, अब इसको सामान्य ताप हांस दर, अब इसका हो गया कि जो प्रदेश समुद्र तल से जितना अधिक ऊंचा होगा उसका तापमान उतना ही क्या होगा, कम होगा। और जो समुद्र तल से कम ऊंचाई पर होगा उसका तापमान क्या होगा, अधिक। तो लिखो, जो प्रदेश समुद्र तल से, हाँ, जो प्रदेश समुद्र तल से अधिक ऊंचाई पर होता है, जो प्रदेश समुद्र तल से अधिक ऊंचाई पर होता है, उसका तापमान उसका तापमान कम होता है। जैसे माउंट आबू, जैसे माउंट आबू, जो प्रदेश समुद्र तल से, जो प्रदेश समुद्र तल से कम ऊंचाई पर होगा, कम ऊंचाई पर होगा, उसका तापमान अधिक होता है। राजस्थान का अधिकांश भाग ही, राजस्थान का अधिकांश भाग ही समुद्र तल से, समुद्र तल से 370 मीटर से, 370 मीटर से कम ऊंचाई पर स्थित है। तीन सौ सत्तर मीटर से कम ऊंचाई पर है। अतः यहां वर्ष भर तापमान अधिक रहता है। वर्ष भर तापमान अधिक ही रहता है। ये बना लिया था तुमने, ये बना लो जिससे ध्यान रहे, नहीं तो फिर तुम्हारे थोड़े दिन बाद में तुम, क्योंकि अब फटाफट तो पढ़ते नहीं हो तुम, थोड़े दिन बाद पढ़ते हो, फिर कहेंगे यार ऊंचाई पर जाने पर तो तापमान बढ़ना चाहिए, नहीं फिर पराबैंगनी किरण बनाओगे तुम।
लिख लिया। अब जैसे ऊंचाई में भिन्नता के कारण ही एक ही अक्षांश पर स्थित विभिन्न शहरों का तापमान क्या नहीं होता है, समान नहीं होता। कोई भी आपके राजस्थान के 3-4 शहर दे दिए जाएं तो उसका आप तापमान क्या है कर सकते हो। तो भाई ये इसका कम होगा, इसका क्या होगा, ज्यादा होगा, ये सारा। हाँ, तो लिखो ऊंचाई में भिन्नता के कारण ही, ऊंचाई में भिन्नता के कारण ही एक ही अक्षांश पर स्थित एक ही अक्षांश पर स्थित विभिन्न शहरों का या विभिन्न स्थानों का लिख लो, चाहे विभिन्न स्थानों का तापमान समान नहीं होता है। तापमान समान नहीं होता है। हाँ, आप माउंट आबू और सिरोही की तुलना कर लो। चाहिए माउंट आबू ऊंचाई पर है, सिरोही जो सिटी है वो क्या कहां पर है, नीचे है, उससे कम ऊंचाई पर है ना। इन दोनों का भी टेम्परेचर क्या नहीं मिलेगा आपको, समान नहीं मिलेगा ना। ऊंचाई में जो भिन्नता होती है उसकी वजह से। ये तो कारण था यानी तापमान को प्रभावित करने वाला। अब इसके बाद दूसरा अपन लिख, क्या हमारे राजस्थान में वर्षा का वितरण समान है या असमान, असमान। वर्षा का वितरण भी क्या नहीं है, समान। तो समुद्र तल से ऊंचाई के बाद है समुद्र तट से दूरी। समुद्र तट है यानी इससे जो दूरी है इसके बाद, जैसे ये हमारा भारत है, एक होता समुद्र तल। तल तो आपको पता ही, ऊपरी सतह होती है, उसको क्या बोलते हैं, तल बोलते। एक होता है समुद्री तट, जहां जल और स्थल दोनों आपस में मिलते हैं ना, उसको तट बोला आता है। ये है तट। इधर जल और ये क्या हो गया, स्थल। समुद्र तट से दूरी बढ़ने के साथ आर्द्रता में कमी आएगी या वृद्धि होगी। इस समुद्र तट से अपन जैसे जैसे दूर जाएंगे तो बताओ आर्द्रता में कमी होगी या वृद्धि होगी। आर्द्रता में क्या आएगी, कमी आएगी। और बताइए क्या बढ़ेगी, शुष्कता बढ़ेगी, बढ़ती। इसका मतलब इससे स्पष्ट हो गया, जो प्रदेश समुद्र तट के निकट होगा, जो प्रदेश किसके निकट होगा, समुद्र तट के निकट। बताओ उसकी जलवायु कैसी होगी, आर्द्र होगी या शुष्क होगी, कैसी हो जाएगी, आर्द्र। और जो समुद्र तट से क्या है, दूर है, उसकी जलवायु कैसी होगी, शुष्क होगी। कि समुद्र तट के निकट है, उसकी जलवायु कैसी है, आर्द्र। और समुद्र तट से जो दूर है, यानी उसकी जलवायु किस प्रकार की होगी, यानी शुष्क होगी।
इसका आपको ध्यान रखना। हाँ, कि समुद्र तट है, यही इसके जो निकट है उसकी जलवायु आर्द्र है, और जो समुद्र तट से दूर है यही उसकी जलवायु किस प्रकार की है। अब बताओ, हमारा राजस्थान है, समुद्र तट से दूर है या पास में? बताओ। तो इसका मतलब भी राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की होगी? आर्द्र प्रकार की होगी या शुष्क प्रकार की होगी? कैसी होगी? शुष्क। इसका कारण क्या हो गया? समुद्र तट से दूर। अब केवल अपन राजस्थान की, ये तो भारत के संदर्भ में राजस्थान की बात करते हैं, और राजस्थान के संदर्भ में अगर देखें तो अगला आपको यह है कि ये राजस्थान का दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग है, ये राजस्थान का पश्चिमी एवं उत्तरी पश्चिमी भाग। क्या दोनों प्रदेशों की समुद्र तट से दूरी समान या असमान? दक्षिणी राजस्थान है, ये समुद्र तट के निकट है या दूर है? इसलिए इसकी जलवायु कैसी होगी? शुष्क या आर्द्र? कैसी जलवायु हो जाएगी? आर्द्र। उत्तरी पश्चिमी राजस्थान है, बताइए इसकी जलवायु कैसी हो जाएगी? शुष्क। इधर अपन देखेंगे तो इसकी जलवायु ये बीच में आ गई, यानी ये किस प्रकार की होगी? उपाद्र। न शुष्क होगी न आर्द्र होगी, बीच की, यानी क्या है? यानी उपाद्री जो स्थिति आई। तो जो प्रदेश समुद्र तट के निकट होता है उसकी, जैसे राजस्थान का दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग है, इसकी जलवायु आर्द्र है, और राज्य का उत्तरी पश्चिमी भाग है, यही इसकी जलवायु शुष्क है। इसका प्रमुख कारण क्या है? समुद्र तट से दूरी। समुद्र तट से क्या आएगी? दूरी। यह आर्द्रता वर्षा को भी प्रभावित करती है। जो प्रदेश समुद्र तट के निकट होगा वहां पर वर्षा कम होगी या अधिक होगी? वर्षा क्या होगी? अधिक। और जो समुद्र तट से दूर होगा यानी वहां पर वर्षा क्या होगी? कम होगी। बताओ, सबसे ज्यादा बरसात कहां पर होती है? झालावाड़, बांसवाड़ा। झालावाड़, यहां ये समुद्र तट के क्या है? निकट। और जैसे जैसलमेर है वो सबसे ज्यादा क्या है? दूर। जैसलमेर, बीकानेर, यानी यहां पर बरसात क्या होती है? कम। समुद्र तट से क्या होगी? दूर। इसका भी प्रभाव। इसका मतलब जो दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग है उसकी जलवायु आर्द्र है, उत्तरी पश्चिमी भाग है उसकी जलवायु कैसी है? यहां पर पाई जाने वाली वनस्पति भी कौन सी होगी? शुष्क। यहां पर पाई जाने वाली वनस्पति कौन सी होगी? आर्द्र पर्णपाती होगी। इधर ये सब चीजें अब जलवायु से, आगे के टॉपिक सारे जलवायु से जुड़े हुए चलेंगे। और इधर की जो जलवायु है यानी वो कौन सी होगी? यानी जो शुष्क जलवायु, अतः शुष्क कंटीली वनस्पति पाई जाएगी। ये फसलें हैं, इधर अलग तरह की फसलें होगी, यहां पर अलग तरह की होगी। इधर जैसे जवार, बाजरा, ग्वार, मूंग, मोठ है, यानी ये फसलें। इधर आपको सोयाबीन है, कपास है, यानी मक्का है, यानी ये आपको मिलेगा। चावल है, यानी इसका गन्ने का क्या है? यानी उत्पादन होगा। ये हर चीज में जलवायु है। यहां पर अपन भी देखते हैं, अपने को देखते ही अपने को भी पता, पश्चिमी राजस्थान के लोग हैं, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के लोग हैं, उनमें भी अंतर मिलता है। देखिए कितने लोग हैं पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान इतने सारे लोग, और दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, ये देखो ये आर्द्र प्रवृत्ति के, इनके कांटे नहीं आ रहे, बाकी के क्या आ रहे हैं? कांटे। मजाक कर रहा हूं, ऐसे नहीं है, कहीं चेक कर रहे हैं कि कांटे कहाँ हैं हमारे, ऐसे ही है ना। अपने पर इतना नहीं होता है, रंग रूप पे अपने पे नहीं होता है, बहुत ज्यादा। जैसे बिल्कुल दक्षिण में जाएं, उत्तर में जाएं, तब यानी क्या है इसमें। तो ये आर्द्र, और एक कौन सा हो गया? ये वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। किसके वितरण? अब इसमें ये भी है, देखो दक्षिण से, अब दूसरा और देखिएगा आप इसको है, दक्षिण से आप उत्तर की तरफ जाएंगे, वर्षा की मात्रा कम होगी या अधिक होगी? पूर्व से आप पश्चिम की तरफ आएंगे, बताओ वर्षा की मात्रा कम होगी या अधिक होगी? वर्षा की मात्रा क्या होगी? कम, क्योंकि समुद्र से क्या बढ़ती जा रही है? यही दूरी बढ़। बताइए पश्चिम से पूर्व की ओर जाओगे वर्षा बढ़ेगी या घटेगी? उत्तर से दक्षिण की ओर आओगे वर्षा बढ़ेगी या घटेगी? ऐसा ही एक क्वेश्चन आरएस में था,
जिसमें धौलपुर दे रखा था, जैसे जालोर है यानी सिरोही का, ऐसे क्षेत्र की कहां पर वर्षा का वितरण। तो ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है, आराम से आप यही सही कर सकते हो। तो दूरी बढ़ने के साथ आर्द्रता में कमी आती है और क्या बढ़ती है, जो प्रदेश समुद्र तट के निकट होगा उसकी जलवायु आर्द्र होगी, जो दूर होगा उसकी जलवायु कैसी होगी, शुष्क। और यही चीज अपने को यानी वर्षा है यानी इसको भी प्रभावित कर। तो अगला लिखिएगा आप। तो 33 के 33 जिले हैं या 50 के 50 जिले हैं, बताओ सब में वर्षा का वितरण समान रहेगा या असमान रहेगा? तो लिखो समुद्र तट से दूरी है, इसमें लिखो समुद्र तट से दूरी बढ़ने के साथ समुद्र तट से दूरी बढ़ने के साथ आर्द्रता में कमी आती। आर्द्रता में कमी आती और शुष्कता बढ़ती। शुष्कता बढ़ती है। जो प्रदेश समुद्र तट के निकट होता है, समुद्र तट के निकट होता है, उसकी जलवायु आर्द्र होती है। जैसे दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, जो प्रदेश समुद्र तट से दूर होगा उसकी जलवायु शुष्क होती है। जैसे उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, जैसे उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, कि उत्तरी पश्चिमी राजस्थान समुद्र तट से दूरी बढ़ने के साथ ही समुद्र तट से दूरी बढ़ने के साथ वर्षा की मात्रा भी कम होती। समुद्र तट से दूरी बढ़ने के साथ वर्षा की मात्रा भी कम होती। कि समुद्र तट से दूरी बढ़ने के साथ वर्षा भी क्या होगी, कम। तो हमारे राजस्थान में अपन देखते ही हैं कि ये जो वर्षा की मात्रा भी आपको क्या नहीं मिलेगी, समान है नहीं। इधर अपन देख रहे हैं कि वर्षा क्या होती, अधिक होगी, और जैसे ही उत्तर की तरफ आप जाओगे तो वर्षा क्या हो जाएगी, कम। ऐसे ही पूर्व की तरफ आप जाओगे तो वर्षा क्या मिलेगी, अधिक, और पश्चिम की तरफ आप आओगे तो वर्षा क्या हो जाएगी, कम। ऐसे ही आप दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम आ जाइएगा आप, है ना, यही अपन इस तरीके से जाएंगे तो भी वर्षा की मात्रा क्या मिलेगी आपको, कम। हाँ, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ जाओगे तो भी वर्षा की मात्रा क्या होगी, कम। तो ये कारक हो गया। अगला जो जलवायु को प्रभावित करने वाला
सबसे महत्वपूर्ण जो कारक आता है यही उसको हम बोलते हैं अरावली पर्वतमाला। नेक्स्ट जो जलवायु है यानी इसको प्रभावित करने वाला जो कारक है यानी वो कौन सा है? पर्वतों की स्थिति एवं दिशा कह सकते हैं, जिसको अरावली पर्वतमाला है यानी इसके रूप में भी उसको क्या है जाना आता है कि कैसे यानी उसको अपने स्थापित कर सकते हैं। तो अरावली जो पर्वतमाला है ये जो स्थापित करने वाला कारक आता है। तो अगला तीसरा जो या चौथा जो भी कारक है यानी पर्वतों की स्थिति एवं दिशा। हाँ, कि पर्वतों की स्थिति और ये जो दिशा है यही इसके बारे में। हमारे जैसे हिमालय पर्वत है, उदाहरण के रूप में हमने लिखा कि जैसे भारत है, भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत हो गया? हिमालय। ये हिमालय पर्वत है और हिमालय की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये शीतकाल में उत्तर से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं उनको रोक करके हमारी क्या करता है? रक्षा करता है। और ग्रीष्म काल में यह जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों को रोक करके क्या करवाता है? वर्षा कर। ये तो हिमालय की बात। अब ऐसे ही ये जैसे अरावली पर्वत श्रृंखला है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो बात आई है यानी इसमें यहां पर जैसे पश्चिमी वेस्टर्न घाट आता है, ये भी हर एक पर्वत क्या करता है? जलवायु को प्रभावित करता है। यहां राजस्थान है यानी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कारक है अरावली पर्वतमाला। कई बार ये सारे जो अपन ने लिखे हैं और उसमें लिख दिया आता है कि यह राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। अक्षांश भी लिख दिया, समुद्र तल से ऊंचाई भी लिख दिया, समुद्र तट से दूरी भी लिख दिया, अरावली भी लिख दिया। तो कौन सा होगा? अरावली। कई काम करती है यही अरावली। यह जो है ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। कौन सा? जलवायु है। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है अरावली पर्वत। यह क्या कर रहा है? तो यह राजस्थान में जलवायु विभाजक का कार्य करता है। जल विभाजक का तो कर ही कर रहा है, इसके साथ साथ में यह किसका कार्य कर रहा है? यही जो जलवायु विभाजक का कार्य करता है। यह पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान, यह पश्चिमी राजस्थान और कौन सा हो गया? पूर्वी राजस्थान की जलवायु है यानी उसमें सामंजस्य स्थापित नहीं होने देता है। इसलिए पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान की जो जलवायु है यही उसमें क्या नहीं पाई जाती है? एक रूपता नहीं पाई जाती, समानता नहीं पाई। इधर की अलग जलवायु, इधर। दूसरा अरावली पर्वतमाला है जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून, इसमें आप देखेंगे अरब सागरीय मानसूनी शाखा के ये क्या हो गया? समानांतर। इसलिए यह जो अरब सागरीय मानसूनी जो शाखा है उसके समानांतर होने के कारण राज्य में इस शाखा से बरसात नहीं होती है, नगण्य बरसात। केवल जो दक्षिणी भाग है उसमें अपन कह सकते हैं यही बहुत कम बरसात है, नगण्य वर्षा होती है। अब बरसात होती कैसे? पर्वतों से ही होती है। यह अरावली दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागरीय शाखा के समानांतर होने के कारण बरसात नहीं होती है। बरसात होगी कैसे? जैसे ये पर्वत है, और इससे दूर समुद्र है। यहां पर अपन ने लिखा कि ये क्या है? समुद्र। और जैसे ही आप देखिएगा कि ये सूर्य,
और ये लगातार जैसे सूर्य सौर विकिरण करता है तो महासागरीय जल गर्म हो जाता है, गर्म होकर के किस में बदल जाता है, जल वाष्प। ये जलवाष्प हो गया। अब बताओ जलवाष्प हल्का होता है या भारी होता है? हल्का होगा तब भी तो ऊपर उठ रहा है। ये जलवाष्प क्या होता है? हल्का। अब यही जो जलवाष्प है ये आपको जैसे हवा पवने चलती, इन पवनों के साथ जल से ये स्थल की ओर बढ़ेगा। हाँ, कि यही जो जलवाष्प है यानी हवा के साथ आगे बढ़ जाएगा, जो पवने आती है इनके साथ। बादल आते हैं ना, अब ये जो जलवाष्प जैसे पवनों के द्वारा आगे बढ़ेगा तो जब तक अवरोध नहीं है तब तक ये आगे बढ़ता जाएगा और सूखता भी जाएगा, यानी जो स्थल है उसमें। अब यहां पर जैसे ये आप देखा कि ये अवरोध आ गया, ये पर्वत है, इससे ये क्या होता है? टकराता है। टकराते ही क्या बढ़ेगा? ऊपर उठेगा। हल्का है ना, टकराने से क्या होगा? ऊपर उठता है। अब बताओ जैसे ऊंचाई की ओर जाओगे तो तापमान कम होगा या अधिक होगा? तापमान क्या होगा? कम। ये क्या है? जलवाष्प है। और इस अवरोध की वजह से टकरा करके ये क्या होता है? यानी ऊपर उठता है। और जैसे ही ऊपर उठेगा तो तापमान कम होने की वजह से संग्रहण हो जाएगा। तापमान कम होने से क्या होगा? संग्रहण से क्या बनेंगे? बादल। संग्रहण का मतलब है कि जो जलवाष्प था यानी वो किस में बदल गया है? जल बूंदों में बदल गया। इससे बादल हो गए और बादलों से फिर आपको क्या होगी? बरसात। ये फिर बरसात होना शुरू हो जाएगी। ये अवरोध की वजह से ही यानी बरसात होगी। अगर अवरोध नहीं होगा तो क्या नहीं होगी? बरसात ही नहीं होगी। अब ये बरसात हो रही है, इधर वाला जो क्षेत्र ये तो यहीं पर ऊपर उठकर इसी क्षेत्र में ये जो क्षेत्र होगा यानी इसको क्या कहा जाएगा? वृष्टि छाया प्रदेश। इसमें बरसात बहुत कम बरसात होगी, नहीं के बराबरी क्या होती है? बरसात। अब ये अरावली है, क्या अरावली अरब सागरीय मानसूनी शाखा के लिए अवरोध का कार्य करती है? बोलो, अवरोध करती है या नहीं करती है? नहीं। अगर अवरोध का कार्य नहीं करेगी तो यहां से जो जलवाष्प आ रहा अरब सागरीय मानसूनी शाखा, वो तो इसके क्या चली जाएगी? समान। क्या इस शाखा से बरसात होगी? दूसरी बंगाली खाड़ी से आ रही है, यानी वो यहां पर अपन देखेंगे इससे बंगाली खाड़ी से आ रहा, वो भी टकराती है इससे, टकरा करके इसके समानांतर हो लेती है वो भी। ये तेज है ना, ये पास अरब सागर क्या रह गया? ये उसको भी उधर ले जाता है। बस कुछ पावरफुल हवाएं होती है, वही अरावली को पार करके पश्चिमी क्षेत्र में क्या करेगी? बरसात। अन्यथा बरसात क्या हो पाएगी? पूर्वी क्षेत्र में ही क्या है? पश्चिमी क्षेत्र। वैसे ही कौन से क्षेत्र में आ गया? वृष्टि से। अगर मान लीजिए अरावली की दिशा को बदल दिया जाए, अभी अरावली है यानी वो कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की ओर फैली हुई है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अगर अरावली की दिशा को बदल दिया जाए, मतलब ये दिशा है, ये कर दिया जाए, अब बताइए राजस्थान में वर्षा होगी या नहीं होगी? क्यों होगी? क्यों होगी? तो अरावली किसका कार्य करेगी? अवरोध का कार्य करेगी। मरुस्थल होगा या नहीं होगा? क्या मरुस्थल होगा? फिर मरुस्थल ही नहीं होगा। बरसा। अब सोचे कि सर इधर इधर क्यों नहीं होगी? इधर तो इससे हो जाएगी। ये टकरा करके, ये जैसे यूं टकरा करके ये आगे ऐसे बढ़ता है। हमारी बंगाली खाड़ी से तो हो रही है, उसमें अरावली तो बहुत बाद में, पहले ही हिमालय कह देता चलो इधर आराम से आप, है ना। और पूरे राजस्थान में क्या होगी? यानी बरसात की स्थिति होगी। तो बताओ अरावली को यह कहा गया राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला ये सबसे महत्वपूर्ण कारक है। सही है या गलत है?
अरावली है यानी जो राजस्थान में कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की ओर फैली हुई है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर। और ये राजस्थान में किसका कार्य करती है? जलवायु विभाजक का कार्य करती है। किसका कार्य कर रही है? और इस जलवायु विभाजक के कारण पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान है, इसकी जलवायु में सामंजस्य स्थापित नहीं होने देती। हाँ, एक तो ये हो गया। और दूसरा, इसी अरावली की दिशा के कारण यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागरीय शाखा से क्या नहीं हो पाती है? बरसात। बरसात क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि इसके लिए ये किसका कार्य नहीं करती है? अवरोध का कार्य नहीं। अगर ये हवा बहुत ज्यादा तीव्र गति से बहती है तो ये जलवाष्प ज्यादा ऊंचाई पे चला आता है। ज्यादा ऊंचाई पर जाने पर क्या होगा? जलबूंदों की बजाय वो किस में बदल जाएगा? हिमकणों में बदल जाएगा। फिर कौन सी वर्षा होगी? कौन सी होगी? ओलावृष्टि होगी। हिमकणों में बदलने से ये इसलिए होती है ओला, जब हवाएं तेज होती है तो बादल क्या है? यानी जो जलवाष्प ज्यादा ऊंचाई पे चला जाए, और ज्यादा ऊंचाई पर जाने से फिर क्या है? यानी जो सह हिमवर्षा जिसको अपन कह सकते हैं, जिसको ओलावृष्टि है, यानी उसके नाम से जाना आता है। ये वर्षा उसी तरीके से होती। तो अगला एक कारक आप लिखिएगा अरावली, मतलब पर्वतों की स्थिति एवं दिशा है, इसमें लिखो। देखो, अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला राजस्थान की जलवायु राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। यह राजस्थान में जलवायु विभाजक, यह राजस्थान में जलवायु विभाजक का कार्य करती है। जलवायु विभाजक का कार्य करती है। इसी कारण पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान की जलवायु में सामंजस्य, पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान की जलवायु में सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता है। अतः राजस्थान की जलवायु में अतः राजस्थान की जलवायु में एक रूपता नहीं पाई जाती। एक रूपता नहीं पाई जाती। अरावली पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला दक्षिणी पश्चिमी मानसून दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागरीय शाखा के
अरब सागरीय शाखा के समानांतर है। समानांतर है अर्थात यह अवरोध का कार्य नहीं करती। अर्थात यह अवरोध का कार्य नहीं करती। इस कारण अरब सागरीय मानसूनी शाखा अरब सागरीय मानसूनी शाखा राजस्थान में बिना बरसे ही गुजर जाती। बिना बरसे ही गुजरे जाती है। मतलब अवरोध नहीं कर रही है। कुछ मात्रा में दक्षिणी भाग में क्या होती है बरसात, बाकी हमारे क्या नहीं हो पाती है बरसात नहीं। बिन बरसे ही ये क्या होती है गुजर। अगर दिशा बदले, ये लिखने का नहीं होता है, ध्यान रखना है ना। तो ये तो वही है, क्वेश्चन घुमा के देगा तो आपको ध्यान रखना दिशा बदलने पर क्या हो सकती है बरसात। अब दिशा बदलने में अपने में अनुमान शक्ति कौन से में, ये तो काल्पनिक क्वेश्चन में ही बदल सकते हो, बाकी वैसे दिशा ने नहीं तो अब तक उठाकर ये कई बार रख देते, चाहे जब इधर की उधर है ना। तो ये पूरा, और बरसात की सिचुएशन कैसे बरसात होती है इसके पीछे ये मूल कारण है। पूर्व की तरफ से आती है तब हमारे लिए ये क्या काम कर देती है, वृष्टि से, बंगाली खाड़ी वाली से क्या कर देगी। तो क्या इलाज है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ। पेड़ों से बरसात क्यों होती है, क्या होता है, तापमान है कम, तापमान कम होने से बरसात कैसे होगी। अरे यहां पर यह बरसात किस वजह से हुई, ऊंचाई पर जाने से तापमान कम। वहां अगर पेड़ बीच में होंगे तो वो पहले ही तापमान कम करके इस जलवाष्प को क्या कर देंगे, ठंडा। तो ये क्या हो जाएगा, संग्रहण हो जाएगा, बादल बनेंगे और क्या हो जाएंगी, बरसात। ये इस तरीके से क्या है, यानी बरसात है, ये सब ताप कम होने की वजह से ही है। तो पेड़ लगाने से पिछले कुछ सालों में हमारे मरुस्थल में पेड़ों में वृद्धि हुई है, तो बरसात ठीक हो रही है। ये बना लिया तुमने, बना लो, नहीं तो फिर बरसात कैसे करवाओगे। हाँ, चलते कोई बीच में तुम में बड़ी हवेली बना करके रोक ले बादलों को है। अरे छोरों को घर में मत मार रहे, तो गर्मी लग रही है यहाँ, एसी वैसी चला दिया अगर कभी कभी यहाँ।
लिख लिया। अगला फिर जैसे स्थल और जल का वितरण, दोनों अपन जैसे हमारे भारत का जो भारत तीन ओर किससे घिरा हुआ है? जल से। दक्षिणी भारत है वो तीन ओर जल से घिरा हुआ है, और उत्तरी भारत है यानी इसमें अविच्छिन्न पर्वत श्रृंखलाएं भी, यानी काफी स्थिति यानी इसकी अलग प्रकार की। स्थल और जल का वितरण, दोनों आप ऐसे देखिएगा कि स्थल की क्या विशेषता है? जल्दी गर्म होता है, और ये जल्दी ही क्या हो जाता है? ठंडा। जल इससे उल्टा है, धीरे गर्म होता है और धीरे ही क्या होता है? ठंडा। इसका जल और स्थल है, दोनों का तापमान समान रहेगा या असमान? बताओ, दोनों का तापमान क्या रहेगा? ऐसा। इस विपरीत तापमान के कारण, या ये अपन कह सकते हैं विरोधाभासी तापमान के कारण वायुदाब में अंतर पाया जाएगा। जहां तापमान अधिक होता है वहां वायुदाब क्या होता है? कम होता है। तापमान और वायुदाब उसमें कैसा संबंध होता है? विपरीत संबंध। इसलिए जब सूर्य स्थल पर होता है ना, उस समय स्थल पर तापमान क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। जैसे कर्क रेखा पर सूर्य, उस समय हमारे यहां तापमान क्या हो जाएगा? हो जाता है। जैसे तापमान अधिक होगा तो यहां कैसा वायुदाब विकसित हो जाएगा? न्यून वायुदाब। और उस समय हिंद महासागर में तापमान क्या रहता है? कम रहता है। इसलिए कैसा वायुदाब रहेगा? उच्च वायुदाब। हमेशा पौने होती है, वो इसी वजह से चलती है। उच्च वायुदाब से कौन से वायुदाब की ओर? न्यून। इसका मतलब जल से किस तरफ चलेगी? शीतकाल में उल्टा हो जाएगा, हमारे यहां ठंड ज्यादा हो जाएगी, और हिंद महासागर में है यानी उसमें तापमान क्या रहेगा? अधिक। इसलिए वहां कैसा वायुदाब हो जाएगा? न्यून वायुदाब। और यहां कैसा वायुदाब हो जाएगा? उच्च वायु। पवने जल से, स्थल की बजाय स्थल से किस तरफ चलेगी? जल। इसका मतलब इस स्थल और जल के असमान वितरण के कारण ही कौन सी पवनों की उत्पत्ति होती है? मानसून। और मानसूनी पवनों की उत्पत्ति भी होती है, उत्पत्ति के साथ साथ में उनका क्या होता है? उत्क्रमण भी होता है। उत्क्रमण का मतलब होता है एक बार यानी जो दो बार अपने क्या बदलती है? एक बार स्थल से जल की ओर और एक बार जल से स्थल। ये इसी वजह से होता है। तो स्थल बहुत जल्दी गर्म होता है। जैसे गर्मियों का मौसम होता है, उसमें आप देखते हो कि सुबह 8, 9, 10 बजते ही जो तेज धूप और मिट्टी बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, नंगे पांव चल ही नहीं सकते। फिर चल सकते हैं? पैर जलना शुरू हो जाते हैं। और शाम को 4-5 बजे बाद एकदम से ठंडी, डाउन मिट्टी, आराम से लोट पलेटा करो से, कोई नुकसान नहीं। वही पानी की टंकी है आपकी, या पानी की बाल्टी आपने रख दी धूप में भर के, पानी से भर के, या पानी की टंकी, दिन भर में वो पानी की टंकी क्या होगी? गर्म। पानी पूरा शाम तक क्या हो जाएगा? गर्म। पूरी रात हो गई, सुबह भी नल खोलोगे तो उस टंकी में से कैसा पानी आएगा? गर्म या ठंडा? कैसा आता है? गर्म। गर्म, बहुत ज्यादा गर्म। इसका मतलब पानी बहुत धीरे धीरे क्या हुआ? शाम तक ही गर्म। जब तक मिट्टी तो गर्म होकर के ठंडी हो गई, और वो शाम तक क्या होता रहा? पूरा ठंडा होने में भी उसको क्या है कि पूरी रात लग गई, फिर भी सुबह तक वो क्या नहीं हो पाया है? ठंडा नहीं। ये इसकी विशेषता। मिट्टी, स्थल और जल दोनों का स्वभाव क्या नहीं होता है? समान नहीं होता है। किस प्रकार का होता है? ऐसा। इसी से क्या होती है? मानसूनी पवनों की उत्पत्ति होती है। और मानसूनी पवनों का क्या होता है? यानी उत्क्रमण होता है। वो सब किसकी वजह से होता है? स्थल और जल का क्या होता है? असमान। अगर ये समान वितरण होता तो हमारे मानसूनी पवनें नहीं चलती। केवल ये भारत ही है जहां पर कौन सी पवनें चलती है? बाकी जगह क्या नहीं चलती है? मानसूनी पवनें नहीं। तो इसमें लिखिए स्थल और जल का वितरण।
देखो, भारत में स्थल और जल स्थल और जल का वितरण असमान पाया जाता है। असमान पाया जाता है। स्थल जल्दी गर्म और जल्दी ठंडे होते हैं। स्थल जल्दी गर्म और जल्दी ठंडे होते हैं। जबकि जल धीरे गर्म और धीरे ठंडा होता है। जल धीरे गर्म और ये धीरे ठंडा होता है। स्थल और जल के इस विभेदी तापमान, स्थल और जल के इस विभेदी तापमान स्थल और जल के इस विभेदी तापमान के कारण अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग तापमान और वायुदाब अलग अलग तापमान और वायुदाब विकसित होता है। इससे मानसूनी पवनों की उत्पत्ति और उत्क्रमण होता है। उत्क्रमण का मतलब दिशाओं में बदलाव। मानसूनी पवनों की उत्पत्ति और उत्क्रमणे होता है। कि मानसूनी पवनों की उत्पत्ति भी होती है और क्या होता है, उत्क्रमण भी होता है। तो ये जलवायु है, यानी इसको प्रभावित करने वाले कारक है ना, कि जो जलवायु है यानी इसको प्रभावित करने वाले प्रमुख क्या होंगे, कारक। तो पता हो क्या, तापमान समान होगा, वर्षा समान होगी, पवनों की गतियां हैं वो भी समान रहेगी। हर चीज में क्या पाया जाता है, अंतर पाया। बाकी अपन बाद में करें।